मैं वही तो कह रही हूँ। Hello students, now we'll talk about literary terms, and today we'll talk about only two literary terms. One is plot and another is meter. Now what is plot? Hmm? Plot is the organized pattern. Plot is the organized pattern or sequence of events that make up a story. प्लॉट किसको कहते हैं? जो ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न हो या इवेंट्स का सीक्वेंस हो जिससे एक स्टोरी बने. तो एवरी प्लॉट इज मेड अप ऑफ इंसिडेंट्स दैट आर रिलेटेड टू वन अनदर. तो हर प्लॉट में सीरीज होती है, एक क्रम होता है इंसिडेंट्स का, है ना, जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं. तो हर प्लॉट में घटनाओं का एक क्रम होता है जिससे जो घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं. तो दैट इज कॉल्ड प्लॉट. ठीक है. तो बात क्या हुई कि प्लॉट क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. और स्टोरी क्या है? स्टोरी जिगजैग मैनर में चलती है. किसी को कहानी सुना रहे हैं तो कोई बात आगे बता दी, कोई बात पीछे बता दी, जो घटना पहले हुई उसको बाद में बता दिया, बाद वाली को पहले बता दिया, है ना. तो जो ऐसे एक पैटर्न से में नहीं चलती बात, नहीं चल रही बात, तो उसको अपन क्या कहते हैं? स्टोरी. ठीक है. और प्लॉट क्या होता है? प्लॉट एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न है. ठीक है. प्लॉट में ये टर्म इंपॉर्टेंट है, ये बात इंपॉर्टेंट है. प्लॉट की जब बात कर रहे हैं तो ये बताना जरूरी है कि प्लॉट जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न है. ये प्लॉट क्या है? वो सीक्वेंस है इवेंट्स का जिससे एक स्टोरी बनती है. घटनाओं का एक क्रम, है ना, जो एक स्टोरी को बता रहा है. ठीक है. तो प्लॉट जो है इट इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स दैट आर रिलेटेड टू वन अनदर. तो फिर प्लॉट में क्या होता है? सबसे पहले एक्सपोजिशन. ठीक है. सबसे पहले स्टोरी में बताया जाता है कि भाई हाँ ये बात है, उस घटना को शुरू किया जाता है, बताया जाता है. फिर धीरे धीरे वो स्टोरी डेवलप होती है. तो क्या आ गया? राइजिंग एक्शन हो गया. ठीक है. स्टोरी आगे बढ़ रही है, एक्शन हो गया, फिर वो पीक पॉइंट पे पहुंच गई. पीक पॉइंट जो है दैट इज कॉल्ड क्लाइमैक्स, है ना. पीक पॉइंट को क्या कहेंगे हम? क्लाइमैक्स. कि हाईएस्ट पॉइंट पहुंच गया एक्शन का, है ना. वहां से तो फिर डाउनफॉल आएगा. उसके बाद फिर क्या होगा? फॉलिंग एक्शन होगा. स्टोरी में उतराव आ गया. और फिर उसके बाद फाइनल क्या हो गया? डिनोमेंट हो गया, है ना. तो ये प्लॉट रोलर कोस्टर हो गया कि पहले एक्सपोजिशन हुआ, फिर राइजिंग एक्शन हुआ, फिर स्टोरी जो है वो एक अपने हाईएस्ट पीक पे पहुंच गई, भावनात्मक सेंसेशनल पॉइंट पहुंच गया. उसके बाद फिर फॉलिंग एक्शन हो गया. फॉलिंग एक्शन के बाद क्या हो गया? रेजोल्यूशन हो गया. ठीक है. तो प्लॉट इज इन ए ड्रामेटिक और नैरेटिव वर्क. चाहे आप कहानी सुना रहे हो और चाहे वो ड्रामा हो रहा है ना. तो उसमें क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स एंड इवेंट्स इनटू ए कोहेरेंट पैटर्न. तो प्लॉट को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि प्लॉट इन ए ड्रामेटिक और नैरेटिव वर्क involves the arrangement of incidents and events into a coherent pattern. Aristotle calls plot mythos, life blood of tragedy, and he compares it to a living organism. Just as a part of a living organism must be properly related to each other and to the whole, similarly, parts of tragedy should relate to one another and produce a unified effect. ठीक है. तो जैसे प्लॉट अपन कहते हैं कि भी प्लॉट शुड बी एन ऑर्गेनिक वन. ऑर्गेनिक वन का मतलब क्या होता है कि प्लॉट को तुमने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कंपेयर किया है. जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सभी उसके बॉडी पार्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसी तरह से
प्लॉट में एक सीक्वेंस इस तरह से हो, एक क्रम घटनाओं का इस तरह से हो, और वो कि कोई भी पार्ट को, छोटे से पार्ट को भी अगर आप वहां से हटाते हो तो पूरी स्टोरी जो है वो अफेक्टेड होगी, है ना। तो टॉकिंग इसलिए हम प्लॉट को एक कहते हैं कि प्लॉट शुड बी एन ऑर्गेनिक वन, है ना। टॉकिंग अबाउट द स्कोप ऑफ द प्लॉट, अरिस्टोटल टेक्स अ कंसेप्ट ऑफ होलनेस, जिसको वो टेलोस कहता है, एंड मैग्नीट्यूड, जिसको मैथोस कहता है। होलनेस का मतलब होता है कि प्लॉट शुड हैव ए वेल डिफाइंड बिगिनिंग, मिडल एंड एन एंड। बिगिनिंग आर्क को कहते हैं, बिगिनिंग इज दैट विच डज नॉट फॉलो एनीथिंग बाय कैजुअल नेसेसिटी, है ना। बिगिनिंग एक्सपोजिशन, जिसको अब हम यहाँ पर कह रहे हैं, बिगिनिंग का मतलब होता है कि भी जिसमें यूं नहीं है कि पीछे से कोई स्टोरी चल रही है या पीछे से कोई घटना चल रही है, उसी के क्रम में आप आगे चला रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, कि भी वो जो आगे वाली बात है वो उसी पहले वाले का नेचुरल आउटकम है। तो एक्सपोजिशन जो है वो फ्रेश होना चाहिए, यूं लगना चाहिए कि भी कोई बात नए सिरे से बिल्कुल अलग उसमें बताई जा रही है, जिसका पहले किसी भी घटना के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। मिडल, मैसन कहते हैं इसको, मिडल इज दैट विच फॉलोज समथिंग एंड हैज समथिंग फॉलोइंग इट। मिडल उसको कहते हैं, राइजिंग एक्शन जैसे चला, मिडल का मतलब क्या हुआ कि भाई जो पीछे वाली बिगिनिंग को फॉलो करती चल रही है और जिसके बाद भी आगे कुछ आएगा। फिर एंड, एंड टेलीक्यूट कहते हैं, टेलीक्यूट, एंड इज दैट विच कम्स आफ्टर द मिडल। एंड क्या है, जो मिडल के बाद आया, एज ए कैजुअल नेसेसिटी बट एज नथिंग फॉलोइंग इट। एंड का मतलब है कि उसके बाद अब आगे और कुछ नहीं आएगा। तो प्लॉट्स कैन बी क्लासिफाइड एज सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल प्लॉट कौन सा होता है, इन विच simple plot is that which has a continuous, streamlined, unified action without reversal and recognition, जहां पे पेरिपीटिया और एनाग्नोसिस नहीं है। पेरिपीशिया क्या होता है, पेरिपीशिया क्या होता है कि डिस्कवरी हुई किसी चीज की, है ना। रिकॉग्निशन मतलब किसी चीज की डिस्कवरी हुई, जिसको आप एनाग्नोसिस कहते हैं, ठीक है। Whereas in the action of a complex plot, peripecia and anagnorisis should develop out of the very structure of the plot. Story में से ही निकल के आनी चाहिए ये चीज। Some narratives involve a subplot, a second story that is complete and interesting in its own right. तो ये subplot serves to broaden the perspective and enhance the overall effect of the main plot, जैसा कि शेक्सपियर के प्लेस में होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट कम्स मीटर, देन नेक्स्ट कम्स मीटर। अब मीटर क्या होता है, देखो, मीटर इज ए पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स कौन से हुए, स्ट्रेस्ड जहां पर ज्यादा ब्रेथ फोर्स दी जाती है ना, अनस्ट्रेस्ड वो जहाँ पे ब्रेथ फोर्स नहीं दी जाती, ठीक है। और सिलेबल्स क्या होता है कि भाई अब जैसे हम स्पीच साउंड्स हैं तो जिसमें क्या है, वाउल्स भी होते हैं, कंसोनेंट्स भी होते हैं। वाउल्स कौन से हैं, मात्रा जिसको कहते हो, आ ई उ, है ना, उसको मात्रा कहते हैं। और कंसोनेंट क्या होता है, जैसे तुम्हारे का खा गा ऐसे होते हैं ना, जैसे अब हम बोलते हैं क ग फा वा था द, ये सब क्या हो गए, कंसोनेंट्स। तो इंग्लिश में 46 जैसे साउंड्स हैं, 20 वाउल साउंड्स हैं और 26 कंसोनेंट साउंड्स हैं। तो जैसे उन वाउल और कंसोनेंट साउंड को मिला के वर्ड्स बनते हैं, ठीक है ना। तो जब हम बोलते हैं तो सिलेबल में क्या होता है कि वाउल जरूर होगा, कंसोनेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जैसे कैट, है ना। तो यहाँ पर एक वाउल आ गया ए, आगे क आ गया, पीछे ट आ गया, बन गया कैट। तो ये एक सिलेबल कहलाएगा। जैसे बोला हमने गुडनेस, गुडनेस, उ एक एक वाउल आ गया ना दोनों में, तो 2 सिलेबल बन गए यहाँ पे,
गुडनेस, दोनों में दो दो कंसोनेंट आ गए और एक एक वाउल आ गया, गुडनेस। तो इस तरह से सिलेबल्स बनते हैं। तो जब हम बोलते हैं तो किसी को स्ट्रेस करते हैं, किसी को स्ट्रेस नहीं करते, ठीक है ना। तो जैसे अब हमने बोला हाउ यू, हाउ को भी नहीं एड्रेस किया, आ को भी नहीं एड्रेस किया, यू को किया, यू, हाउ आर यू, हाउ यू, ठीक है ना। तो अब क्या है कि ये मीटर क्या है, पोएट्री में यूज होता है ना। मीटर का मतलब है साउंड स्ट्रेस पैटर्न, है ना। इंग्लिश में पोइट्स के लिए कुछ पैटर्न प्रेस्क्राइब किए हुए हैं कि अगर किसी पोइट को लिखना है तो उसको इनमें से कोई भी एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। कि भी ये क्रम, ये पैटर्न स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल्स का अपनी लाइन में फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो मीटर को हम क्या कह रहे हैं कि पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स, ठीक है। दूसरी बात, मीटर occurs when the stressed and unstressed syllables of the words in a poem are arranged in a repeating pattern। कि रिपीटिंग पैटर्न होता है, पहला सिलेबल अनस्ट्रेस, दूसरा स्ट्रेस, पहला अनस्ट्रेस, दूसरा स्ट्रेस, ऐसे करके एक ग्रुप बन रहा है तो वो बार बार रिपीट होगा। 3 बार रिपीट हो गया, 4 बार रिपीट हो गया, 5 बार हो गया, 6 बार हो गया, है ना। तो अगर वो रिपीट हो रहा है तभी तो वो मीटर कहलाएगा। क्या चीज, वो पैटर्न, कौन सा पैटर्न, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स का, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या है कि व्हेन पोएट्स राइट इन मीटर दे काउंट आउट द नंबर ऑफ स्ट्रेस सिलेबल्स एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स फॉर ईच लाइन। कि जब पोएट्स मीटर में लिखते हैं तो वो काउंट करते हैं, ठीक है। वो काउंट करते हैं कि उनकी उस लाइन में कितने स्ट्रेस सिलेबल आए और कितने अनस्ट्रेस सिलेबल आए, और वो उसी पैटर्न को पूरी पोएम में रिपीट करते हैं, ठीक है। फिर देखो मैट्रिकल डिस्क्रिप्शन कैसे है कि मीटर, देखो ये पैटर्न कई तरह के होते हैं, आइम्बिक पैटर्न, एनापेस्ट, आइम्बिक, आइम्बिक, ठीक है, एनापेस्ट, ट्रॉकी, डेक्टाइल, स्पॉन्डिक एंड पिरहिक, ठीक है। अब बात क्या हुई कि भाई अगर पहला सिलेबल अनस्ट्रेस है और दूसरा स्ट्रेस है, ये पैटर्न अगर कोई पोएट फॉलो कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, आइम्बिक फोर्ट, ठीक है। एनापेस्ट में क्या होगा कि भाई 2 अनस्ट्रेस सिलेबल आए और उसके बाद एक स्ट्रेस सिलेबल आया, 2 अनस्ट्रेस्ड और एक स्ट्रेस। फिर ट्रॉकी, ट्रॉकी में ट्रोकाइक कहते हैं इसको, ट्रोकाइक या कह लो या ट्रॉकी कह लो, इसमें क्या है, एक स्ट्रेस सिलेबल हुआ और उसके बाद एक अनस्ट्रेस सिलेबल हुआ। वही फिर पैटर्न पूरी लाइन में, पोएम्स की बाकी लाइंस में पोएट रिपीट करता जाता है। फिर तो इस डैक्टिलिक, डैक्टिलिक में क्या होता है कि ये स्ट्रेस सिलेबल जो है उसके बाद 2 अनस्ट्रेस सिलेबल होंगे, एक सिलेबल स्ट्रेस्ड हो गया उसके बाद 2 अनस्ट्रेस्ड हो गए, तो वही पैटर्न फिर पोएट जो है वो फॉलो करता चला जाता है। अब बात आई लाइन लेंथ की, अगर एक ही ग्रुप बन रहा है इस पैटर्न, यानी कि पहला सिलेबल अनस्ट्रेस, दूसरा स्ट्रेस, मान लो तुम आइम्बिक में लिख रहे हो और तुमने एक ही ग्रुप बनाया है तो वो मोनोमीटर कहलाएगा। अगर वैसे लाइन के अंदर 2 ग्रुप बने, ठीक है, 2 ग्रुप बने तो उसको डायमीटर कहेंगे, 3 ग्रुप बने तो ट्राईमीटर, 4 बने तो टेट्रामीटर, 5 बने तो पेंटामीटर, 6 बने तो हेक्सामीटर। तो इस तरह से चलता है ना। सो टू आइडेंटिफाई द मीटर इन ए वर्स द syllables are grouped into metrical feet। I hope you must have understood what I have just discussed with you. Thank you.